हाय स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे एटॉमिक फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे बोर एटॉमिक मॉडल और उसके अभिगृत उसके पोस्टुलेट को देखे थे। ठीक है, आज हम लोग बोर एटॉमिक मॉडल और उसके पोस्टुलेट्स का यूज करके हाइड्रोजन एटम के लिए त्रिज्या का व्यंजक और ऊर्जा का व्यंजक हम लोग ज्ञात करेंगे। तो हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर का सिद्धांत। हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं? हाइड्रोजन परमाणु के लिए या हाइड्रोजन परमाणु के लिए ही लिख दीजिए। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर का सिद्धांत या बोर का मॉडल। ठीक है, यानी हम लोग जो बोर एटॉमिक मॉडल में बोर ने जो पोस्टुलेट दिया था, विकृत दिया था, जो मॉडल बताया था, उसको हम लोग किस में अप्लाई करेंगे? हाइड्रोजन एटम के लिए अप्लाई करेंगे। और यह सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए ही मान्य है, आगे जाके हम लोग इसके ड्रॉबैक में पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम के लिए अप्लाई करके इसका हम लोग क्या करेंगे? इसका त्रिज्या का व्यंजक, एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस ज्ञात करेंगे और इसके जो इलेक्ट्रॉन इसमें रोटेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसका एनर्जी हम लोग फाइंड करेंगे कितना होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें फर्स्ट वन जो है उसको हम लोग लिख रहे हैं त्रिज्या का व्यंजक। हम लोग क्या देखने वाले हैं? त्रिज्या का व्यंजक देखने वाले हैं। ठीक है, हम लोग देखने वाले हैं एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस। जितने भी कक्षा हैं, अलग अलग भिन्न कक्षा, बहुत सारी कक्षा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, उसका जो त्रिज्या रेडियस होता है वो देखने वाले हैं कितना होता है और किस तरह से वो ज्ञात किया जाता है। तो इसको डिराइव करने में देखते हैं हम लोग क्या ले लिए। एक मान लीजिए एटम है, इसका ये न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस में अगर हाइड्रोजन के लिए देखा जाए तो हाइड्रोजन यहाँ पर H11। ठीक है, तो H11 है, इसका मतलब क्या हुआ? इसमें हुआ एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन 1 - 1 कितना होगा? 0 होगा। मतलब इसके नाभिक में कितना होगा? एक प्रोटॉन होगा, तो एक प्रोटॉन हो गया और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन हो गया जो कि आपको रोटेट कर रहा है, इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है। इसका रेडियस त्रिज्या कितना है? मान लेते हैं r है। और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है इसका मास हम लोग कितना मान लेते हैं? m मान लेते हैं। हम लोग क्या किए? यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम ले लिए। ठीक है, और उसके नाभिक में क्या होगा? एक प्रोटॉन है, एक ही प्रोटॉन होगा और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर वृत्तीय कक्षा में, स्टेबल कक्षा में रोटेट कर रहा है, घूम कर रहा है, जिसका हम लोग मास कितना ले लिए? द्रव्यमान m ले लिए और वेलोसिटी कितना ले लिए? v ले लिए। तो इसके पोस्टुलेट में बताया गया था जो आवश्यक अभिकेंद्र बल है Fc, तो Fc का फॉर्मूला कितना होगा? mv² r होगा। ठीक है, ये आपको मैकेनिक्स में आप लोग पढ़े होंगे कि Fc का फॉर्मूला कितना होता है? mv²r। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो लग रहा है Fe इधर की ओर और ये Fc किधर की ओर लगेगा? बाहर की ओर। तो जो Fe लग रहा होगा वो कितना होगा? तो होगा k q1 q2 बटा r² होगा। ठीक है, अब सबका वैल्यू रखते हैं। k का वैल्यू कितना हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। q1 का वैल्यू मान लीजिए नाभिक का, तो नाभिक का कितना होगा? एक ही प्रोटॉन है तो एक होगा। और q2 इलेक्ट्रॉन का आवेश भी कितना होगा? e बटा कितना हो गया? r² हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका e² बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। ये हो गया Fe। अब दोनों क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे। तो जब इक्वल करेंगे तो कितना हो जाएगा? Fc = Fe। तो इक्वल करिए, तो इक्वल करने से यहाँ पे हो जाएगा आपका mv² बटा r = e² बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² हो गया। ठीक है, यहाँ से r से r को क्या करते हैं हम लोग? खत्म कर दें। तो यहाँ से जो वैल्यू आ गया वो किसका आ गया? mv² = e² बटा
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ गया। ठीक है, अब इसको ऐसे ही रहने दो। अब क्या किया जाए, एक अभिकृत और था कि इसका जो एंगुलर कोणीय संवेग जो होगा, इसको हम लोग क्या कर दें, एक काम और करते हैं, इसमें इधर भी m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी m से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इधर से m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m गुना m कितना हो जाएगा, m स्क्वायर, और v का स्क्वायर तो ऑलरेडी पहले से था, इधर भी m से मल्टीप्लाई करना होगा तो m स्क्वायर बटा कितना हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों साइड m से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 रहने देते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको इसमें बताया गया है कोणीय संवेग जो होता है, चूंकि mvr बराबर कितना होता है nh बटा 2 पाई होता है। ठीक है, ये बताया गया था पोस्टुलेट को, अगर नहीं देखें वीडियो पिछला वीडियो तो पिछला वीडियो जाकर जरूर देख लें, वहाँ से बताया गया पोस्टुलेट में जो कोणीय संवेग होता है h बटा 2 पाई का क्या होता है, पूर्णांक गुणज होता है। ठीक है, अब इस r को आप इधर भेज दो तो इधर क्या बचेगा, mv बचेगा, बराबर कितना हो गया nh बटा 2 पाई r। अब इसका दोनों साइड स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा, तो m स्क्वायर v स्क्वायर बराबर इधर भी हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इक्वेशन 1 को देखिए आप, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, इसलिए राइट हैंड साइड क्या होगा, इक्वल होगा। इसमें हम लोग क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देख लेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड कितना है, m स्क्वायर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, इधर क्या हो गया आपका n स्क्वायर h स्क्वायर बटा 4 पाई r स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करें यहाँ से, तो यहाँ से देख सकते हैं एक पाई से एक पाई खत्म हो गया, 4 से 4 खत्म हो गया, और एक r से एक r खत्म हो गया। r को इधर भेज दो, एप्सिलॉन नॉट को ऊपर भेज दो, तो इधर क्या हो गया, r यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा r बराबर, इसको नीचे ले जाओ तो ऊपर में क्या बच गया n स्क्वायर h स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया और बटा में इधर पाई पहले से बचा हुआ है, तो यहाँ हो गया पाई, यहाँ से आया कितना m और e स्क्वायर आ गया। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, यहाँ देखिए r जो था इसको इधर भेज दिए और m स्क्वायर को भेज पाई, उसके बाद m स्क्वायर r इधर हो गया और इधर एप्सिलॉन नॉट बचा था जो ऊपर हो गया। ये आपका r का फॉर्मूला है, मतलब बोर के अनुसार कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में आपको क्या कर रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा, तो उसका रेडियस जो होगा कितना होगा n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m e स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अगर देखें आप लोग, इसमें h स्क्वायर कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, e कांस्टेंट, ये सब टोटल क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक है, अगर टोटल कांस्टेंट है तो हम लोग क्या करें, यहाँ पर जब n का मान 1 रखेंगे, ये हो जाएगा n का मान 1 मतलब किस कक्षा के लिए, k के लिए। आप लोग पढ़े होंगे ना, इसमें पढ़े होंगे k पढ़े होंगे कक्षा के, पहला कक्षा क्या होता है n बराबर 1, तो ऑर्बिट कौन सा कहला है k, l m n, इस तरह से पढ़े होंगे। तो जो k ऑर्बिट हो जाएगा n बराबर k यानी फर्स्ट ऑर्बिट, तो यहाँ पे जो n बराबर 1 रखेंगे तो r की जगह क्या लिखाएगा r नॉट, 1 की जगह 1 का स्क्वायर, मतलब n की जगह 1 रखेंगे तो 1 हो गया, बचा क्या आपका h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटा पाई m e स्क्वायर। ठीक है, एक टोटल कांस्टेंट इस सबका मान रखेंगे, h का मान, एप्सिलॉन नॉट का मान, पाई का मान, m का मान, e का मान। जब सब कांस्टेंट का मान अगर रखते हैं तो आता है आपका 0.5 इंटू 10 टू पावर -11। ठीक है, ये जो r नोट का वैल्यू आता है, तो r नोट का वैल्यू हम लोग अगर देखें तो r नोट का वैल्यू आता है 5 इंटू 10 टू पावर -11 मीटर आता है। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं बोर रेडियस, क्या कहते हैं, बोर रेडियस। ठीक है, तो ये r नोट का मान अगर यहाँ से हम लोग रखें तो कितना हो जाएगा, r इक्वल टू देखिए h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m e स्क्वायर की जगह क्या रखा जाएगा, r नोट, तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर r नोट हो जाएगा। ठीक है,
जहाँ पे आर नोट का वैल्यू आप लोग को याद रखना है, कितना रखना है, 5 × 10⁻11 मीटर, जिसको क्या कहते हैं, वो रेडियस कहते हैं। अब इसमें देखो, इस फार्मूला की सहायता से r बराबर n स्क्वायर इंटू आर नोट की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी रेडियस, किसी भी कक्षा का त्रिज्या निकाल सकते हैं। पहला कहेगा तो n बराबर 1 रख देंगे, दूसरा कहेगा तो n बराबर 2 रख देंगे, तीसरा कहेगा तो n बराबर 3 रख देंगे। इस तरह से जिसका भी कहे आपको ऐसे करके आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था रेडियस, त्रिज्या का व्यंजक। पहले इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लें, ठीक है। यहाँ से एक चीज आप देख सकते हैं, जो r होगा वो प्रोपोर्शनल होगा, r होगा समानुपाती होगा किसके, n स्क्वायर के, ठीक। यानी जैसे जैसे कक्षा बढ़ेगा त्रिज्या क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। आपको पता है जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसका त्रिज्या कम होगा, सेकंड का ज़्यादा होगा, थर्ड का और ज़्यादा होगा, फोर्थ का और ज़्यादा होगा। इस तरह से इसका जो रेडियस है वो आपको बढ़ते जाएगा। जी आर प्रोपोर्शनल टू कितना है, n स्क्वायर। फार्मूला आपको याद रखना है, r इक्वल टू कितना रखना है जी, n स्क्वायर आर नोट, ठीक है। और आर नोट का वैल्यू है 5 × 10⁻11 मीटर। आर प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया, n स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये फार्मूला आपको भी ध्यान रख सकते हैं, ये सब चीज़ में इंक्लूडेड है। r बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई m v स्क्वायर, ठीक है। तो पहले क्या करिए, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। रेडियस त्रिज्या का व्यंजक एग्जाम में कभी कभी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको आप पहले अच्छी तरह से नोट करें। अभी देख रहे थे रेडियस त्रिज्या का व्यंजक जो कि आया था n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटा पाई m e स्क्वायर, ठीक है। ये किसी भी ऑर्बिट का, किसी भी कक्षा का nवें कक्षा का व्यंजक था। nवें कक्षा का व्यंजक करने का मतलब ये पहला कक्षा का भी हो सकता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी कक्षा का व्यंजक कहेगा यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। n का मान रखते जाए, n का मान 1 रखिएगा तो पहला कक्षा का व्यंजक होगा, n का मान 2 रखिएगा दूसरा कक्षा का, n का मान 3 रखिएगा तीसरा कक्षा का व्यंजक होगा। इस प्रकार से आपको जो भी कक्षा का व्यंजक रखना कहेगा निकालने के लिए, वहाँ से आप उसका त्रिज्या निकाल सकते हैं। ये आपका व्यंजक आ गया। अब हम लोग को फाइंड करना है, हम लोग को ज्ञात करना है कि मान लीजिए nवें कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो उसका एनर्जी कितना होगा, उसका ऊर्जा कितना होगा। तो हम लोग यही फाइंड करेंगे। तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, nवें कक्षा में उपस्थित, nवें कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा हम लोग देखेंगे। हम लोग एनर्जी देखेंगे किसका, हम लोग देखेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन nth ऑर्बिट। nth ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसका हम लोग क्या देखेंगे, तो उसका हम लोग देखेंगे एनर्जी क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए अभी हम लोग देखा था कि Fc इक्वल टू Fe होता है, ठीक है। Fc को हम लोग क्या लिखे थे, mv स्क्वायर बटा r लिखे थे, और इसको लिखे थे k q1 q2 बटा r स्क्वायर लिखे थे। एक r से एक r कट गया, तो इधर से क्या आ गया आपका mv स्क्वायर, ठीक है। तो mv स्क्वायर जो आया, k के जगह कितना लिख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1। यहाँ पे देख रहे थे इस टाइप से जो था, यहाँ पे नाभिक था, एक ही प्रोटॉन था, तो नाभिक का आवेश कितना हो गया, E हो गया, इसका प्लस E हो गया, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था उसका माइनस E हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब फोर्स लिखते हैं तो वहाँ पे चार्ज को प्लस माइनस में नहीं, सिर्फ चार्ज को, सिर्फ आवेश को लिखते हैं, ठीक। यहाँ पे Fc बाहर की ओर लग रहा था और यहाँ पर Fe अंदर की ओर लग रहा था, ठीक है। वही इक्वल की है, तो Q1 की जगह भी E होगा और Q2 की जगह भी E होगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपका mv स्क्वायर बराबर E स्क्वायर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए जो ये क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ जो घूम रहा है, तो इसका दो तरह का एनर्जी होगा, ठीक है। इसका जो एनर्जी होगा दो तरह का होगा, एक तो वेलोसिटी कारण, गति ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी होगा, और दूसरा देखिए इस पे फोर्स लगा रहा है कौन, नाभिक, प्लस और माइनस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है कि दो चार्ज जब एक जगह
कुछ दूरी पे रखा रहेगा तो एक सिस्टम बनाएगा, उसका स्थितिज ऊर्जा होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। यानी इस इलेक्ट्रॉन का दो तरह का एनर्जी होगा, एक तो गतिज ऊर्जा होगा और एक स्थितिज ऊर्जा होगा। दोनों को अलग अलग निकाल के क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल रहे हैं, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का मतलब ई के निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, ई के। ई के क्या होता है, आप लोग सब पढ़े हैं, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। गतिज ऊर्जा कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ये हो गया हाफ, और एम वी स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, यानी हो गया ई स्क्वायर बटा 4 गुना 8 पाई एप्सिलॉन नॉट। गतिज ऊर्जा निकल गया, इतना रहने दीजिए। अब हम लोग स्थितिज ऊर्जा आते हैं। तो स्थितिज ऊर्जा ई पी, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलता है, ये होता है के Q1 Q2 बटा R। इलेक्ट्रोस्टैटिक में बता चुके हैं फॉर्मूला कि दो चार्ज जब एक R दूरी पे रहेगा तो उसका स्थितिज ऊर्जा कितना होता है, के Q1 Q2 बटा R होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए के कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की जगह क्या होगा, तो Q1 की जगह पे हम लोग नाभिक का आवेश E हो गया, Q2 की जगह इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस है। यहाँ पे साइन लेना होगा, पोटेंशियल एनर्जी में साइन चिन्ह लेना होता है। यहाँ पे इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे फोर्स है। ठीक है, फोर्स में आपको साइन, चार्ज का साइन लेने की कोई जरूरत नहीं। तो यहाँ हो गया 4, यानी हो गया माइनस ई स्क्वायर बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हो गया आपका ई। अब ई टोटल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, ई के प्लस ई पी होगा, दोनों का समेशन होगा। ठीक है, ई के का मान कितना है, तो ई के का मान आया है ई स्क्वायर बटा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस, ये माइनस में रखा गया तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अच्छा, प्लस ही रहने देते हैं। और ई पी का मान कितना हो गया, माइनस ई स्क्वायर बटा 4, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे आर छूट गया है, ये देखिए आर यहाँ से बच गया था, तो यहाँ पे आर ही रहेगा, यहाँ भी आर रहेगा, यहाँ भी आर रहेगा और यहाँ भी आर रहेगा। मिस्टेक से आर छूट गया था, एक आर कटा था, एक आर बच गया था, तो यहाँ भी आर रहेगा। हो जाएगा यहाँ पर कितना, प्लस ई पी का मान माइनस ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। एलसीएम कितना होगा, तो 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा इसका एलसीएम। यहाँ पे हो जाएगा ई स्क्वायर, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, इससे दीजिएगा तो 2 हो जाएगा 2 ई स्क्वायर। यानी ई टोटल जो आया यहाँ से माइनस ई स्क्वायर बटा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर है। ठीक है, देखिए लेकिन यहाँ जो ई अभी आया है वो किसके फॉर्म में है, आर के फॉर्म में। तो यहाँ पे आर का जो हम वैल्यू पहले निकाले हैं उसको यहाँ पे क्या करना होगा, रखना होगा। तो यहाँ पे रख देते हैं, तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ई स्क्वायर बटा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर का देखिए यहाँ पे वैल्यू आप पहले ही लिख दें, कितना है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बटा में पाई एम ई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कुछ कटने वाला है, पाई तो कट गया। ठीक है, पाई कटने के बाद क्या बच गया, तो ई इक्वल टू, देखो तो यहाँ से m ऊपर जाएगा तो माइनस, पहले m ऊपर गया तो m हो गया, ई स्क्वायर ई पे पावर कितना हो गया, 4 हो गया। बटा में कितना बचा, तो बटा में बच गया 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट गुने एप्सिलॉन नॉट कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ये हो गया आपका ई का फॉर्मूला। तो किसी भी ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है उसके लिए ई का फॉर्मूला जो होता है वो कितना होता है, माइनस एम ई स्क्वायर 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर बटा एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, अब इसमें अगर अच्छे से आप देखिएगा तो कुछ कांस्टेंट है। कौन कौन कांस्टेंट है, तो यहाँ पर आपको m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है, e जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा, इसका मान कितना होता है 8.85 × 10⁻⁻12। ठीक है, तो सबका मान यहाँ जो है आपको क्या है, सब कांस्टेंट है। अगर सबका मान हम अगर हटा के लिखें इस प्रकार से, E बराबर जो कांस्टेंट इसको अलग कर दे तो माइनस एम ई पे पावर 4 बटा में 8 एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर बटा में 1 बटा क्या बच गया, एन स्क्वायर। ये जो है पूरा कांस्टेंट, इस कांस्टेंट का मान जो हम निकालते हैं तो आता है 13.6
इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है? एनर्जी का यूनिट है, ऊर्जा का यूनिट। इसका कितना आता है वैल्यू निकल के 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसमें रख दें तो हो जाएगा -13.6 बटा क्या बच जाएगा m²। तो इस फार्मूला को आप ध्यान में रखिएगा। किसी कक्षा के लिए, 9वीं कक्षा के लिए E का वैल्यू जो होता है कितना होता है? -13.6 बटा n²। ठीक है, अब देखिए n नीचे में है, तो n नीचे में तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? E प्रोपोर्शनल टू 1 बटा n² माइनस के साथ। अब n बढ़ाने पे ज़्यादा से भाग पड़ेगा तो क्या होगा? ज़्यादा से भाग पड़ने पे छोटा होना चाहिए, लेकिन माइनस है, माइनस होने के कारण क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट ऑर्बिट n बराबर कितना रखेंगे? 1। n बराबर कितना रख देंगे? इसमें 1 रखेंगे तो क्या होगा? थोड़ा सा क्या करिए आप लोग, पहले इतना लिख लीजिए, उसके बाद इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो हम इस हेडिंग को मिटा रहे हैं ताकि यहाँ पे जो हम लोग आगे लिखना चाह रहे हैं वो लिखा जाए। ठीक है, इस हेडिंग को मिटा दिए, पहले आप लिख लीजिएगा। अब देखो E प्रोपोर्शनल टू कितना आ गया? -1 बटे n²। यानी हम लोग फर्स्ट ऑर्बिट का निकालना चाहें तो कितना होगा? -13.6 है। पहला कक्षा का एनर्जी निकालना चाहेंगे तो -13.6 बटा कितना होगा? 1 का स्क्वायर होगा। नीचे में n की जगह 1 रखें तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब दूसरा कक्षा का निकालना चाहेंगे तब कितना होगा? -13.6 बटे 2 का स्क्वायर यानी 4। तो -13.6 बटा कितना? 4 भाग देंगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, इसमें तीसरा का निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे? E3 से भाग देना पड़ेगा, मतलब 13.6 बटे 3 के स्क्वायर से भाग देना पड़ेगा। तो -13.6 बटे 9 करके देखिए कितना आता है। तो 9 से डिवाइड देने के बाद आएगा, ये आ जाएगा लगभग -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। चौथा कक्षा का निकालना रहेगा तो क्या करिएगा, इसको आप लोग कर सकते हैं -13.6 बटा 4 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा -13.6 बटा 16। डिवाइड करने के बाद आपको जो आएगा यहाँ पर -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं, आप लोग पहले नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अगर इसको हम लोग मिटा दें तो कितना हो जाएगा आपका? यहाँ से देख रहे थे तो आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, पहले से फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है और ये आपका फोर्थ ऑर्बिट है। n = 1 है, n = 2 है और n = कितना है? 3 है, n = कितना है? 4 है। इसको K बोलेंगे, इसको L बोलेंगे, इसको M बोलेंगे, इसको N बोलेंगे। K L M N जानते हैं आप लोग। इसका जो एनर्जी आया वो आया कितना? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका -3.4 आया, यहाँ पे लिख रहे हैं -3.4 आया, इसका -1.5 आया और इसका -0.85 आया। ठीक है, तो जैसे हम लोग देख रहे हैं दूर जा रहे हैं, एनर्जी बढ़, ऊर्जा बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो -13.6 बढ़ा है कि -3.4 बढ़ा है? बोलिए। तो आपको जानते होंगे माइनस जब रहता है तो जो बड़ा क्वांटिटी होता है वो क्या होता है? कम होता है। सबसे छोटा कितना है? -13.6। उससे ज़्यादा कौन है? -3.4। उससे ज़्यादा क्या है? 1। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जैसे जैसे बाहर जा रहे हैं E का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। E बढ़ेगा, ऊर्जा का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जब ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी जो है, इसका अस्थायित्व क्या होगा? वो क्या होगा? घटेगा। यानी सबसे अस्थायी कक्षा कौन है? पहला कक्षा जो है सबसे अस्थायी है, जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वो कम अस्थायी होते जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग एनर्जी का फार्मूला देख लें, इसको याद रखिएगा। ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, -13.6 बटा n²। ठीक है, इससे आपको ऑब्जेक्टिव में कुछ देगा, सेकेंड ऑर्बिट का ऊर्जा, दूसरा कक्षा का ऊर्जा, तीसरा कक्षा का ऊर्जा, ऐसे करके आपको पूछ सकता है। डेरिवेशन भी पूछ सकता है, तो डेरिवेशन का R का और E का आपको ध्यान में रखना है हाइड्रोजन आइटम के लिए। दूसरे आइटम के लिए कहेगा उसको हम लोग आगे देखेंगे। आपको Z से मल्टीप्लाई करना होता है। और ये भी है कि यहाँ पर जो बोर का एटॉमिक मॉडल जिससे हम लोग ये सब ज्ञात किए हैं वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाला परमाणु के लिए, एटम के लिए लागू होता है। ठीक है, तो इसका ड्रॉबैक में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे त्रिज्या का व्यंजक, रेडियस का व्यंजक क्या होता है, और उसके बाद इसका 9वीं कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका एनर्जी का, ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है। ठीक है, इसको अच्छे से नोट्स बना लें। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और
चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।